दिए बेचने वाली सास बहू। अंजू अपने घर के बाहर मिट्टी के दिए बना रही होती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, अरे बहू बस कर, कल रात से तू मिट्टी के दिए बना रही है। अरे अगर इस तरह काम करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूँ माँ जी, मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं होता। प्रवीण जी की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उनका इलाज करवा सकें। तुम सही कहती हो, लेकिन बहू अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सभी का ख्याल कैसे रखोगी। अंजू अपने हाथ मुंह धो लेती है, जिसके बाद वो घर में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। कुछ ही देरी में वो खाना बनाकर अपनी सास और अपने पति को देती है, जिसके बाद वो भी खाना खा लेती है और सभी बने हुए दिए बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। हे भगवान, आज मेरा थोड़ा साथ देना। आज मेरे दिए की कमाई अच्छे से हो गई तो मैं प्रवीण जी के लिए दवाई ले आऊंगी। ऐसा सोचकर वो बेचारी अपने दिए बेचना शुरू कर देती है। दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए ले लो, दिए ले लो दिए। अरे बहन, ये सारे दिए कितने के बेचोगी मुझे? ये सारे दिए 200 रुपए में आपको दे सकती हूँ। एक काम करो, मुझे ये सारे दिए दे दो। क्या सच में आपको ये सारे दिए चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सारे दिए चाहिए। क्या तुम मुझे ये दिए नहीं बेचोगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप खरीद लीजिए। अंजू अपने सारे दिए सुमित्रा को बेच देती है, जिसके बदले सुमित्रा अंजू को 200 रुपए देती है। 200 रुपए लेकर अंजू बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने पति की दवाई लेकर वापस घर पहुंच जाती है। अरे बहू, तू बहुत जल्दी आ गई वापस। और दिए कहाँ गए? तू तो बहुत सारे दिए लेकर गई थी। अरे माँ जी, आज तो गजब ही हो गया। एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे सारे दिए खरीद लिए। अरे वाह बहू, ये तो तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अंजू बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने पति को दवाई खिलाकर फिर से दिए बनाने लगती है। आज मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि अब मेरे पास एक भी दिया नहीं है। ऐसा सोचकर अंजू दिए बनाने लगती है। उसे इतनी मेहनत करते हुए देख उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू ला, तेरे साथ बैठकर मैं भी थोड़े से दिए बना देती हूँ, इससे तेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के दिए बनाने लगती हैं, जिसके बाद उनके पास बहुत सारे मिट्टी के दिए इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों मिलकर उन दियों को बाजार में बेचने के लिए पहुंच जाती हैं। दिए ले लो दिए, मिट्टी के दिए ले लो। वो दोनों दिए बेच ही रही होती हैं कि तभी अचानक से एक बच्चा खेलते हुए सड़क के किनारे पहुंच जाता है, जिस पर अंजू की नजर पड़ जाती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए भागती हुई उसके पास जाती है। अंजू उस बच्चे को तो बचा लेती है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में अंजू के हाथों पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिसके चलते उसके हाथ पूरी तरह खराब हो जाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, कोई मदद करो मेरी, कोई बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करो मेरी। तभी उसकी सास उसके पास आती है और उसे किसी तरह उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके तुरंत बाद डॉक्टर अंजू के हाथों का इलाज करते हैं। कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर आते हैं तब वो उर्मिला से कहते हैं, देखिए, आपकी बहू के हाथों के जख्म को भरने में काफी समय लगेगा, इसलिए अभी हमने उनके दोनों हाथों पर पट्टी बांध दी है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू के हाथ तो ठीक है ना? उसके हाथों को कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। कुछ समय में आपकी बहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनने के बाद उर्मिला को शांति मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू अंजू को लेकर वापस घर पहुंच जाती है। अंजू की ये हालत देखकर उसका पति परवीन रोते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इधर तो मैं बीमार पड़ा हूँ और मेरी देखभाल करते करते मेरी पत्नी अंजू की ये हालत हो गई। अरे मुझे खुद से नफरत होती है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कहता है? अभी मैं जिंदा हूँ। अरे क्या हुआ, बहू के हाथों पर चोट लग गई तो? मैं बनाऊंगी दिए और बेचूंगी, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उर्मिला पहले सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहती है, देख बहू, मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर कोई बेटी होती तो बिल्कुल तेरे जैसी ही होती। तूने हर कदम कदम पर हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें मुश्किलों से निकाला है। जब तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तेरे लिए कुछ करें। आज से तू आराम कर, अब मैं ये दिए बनाकर बेचा करूंगी। माँ जी, आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो, और आपको पाकर तो मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, जिसका फल मुझे भगवान ने इस जन्म में दिया है। खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। उसके बाद आधी रात को अंजू की आंख खुल जाती है और वो अपने आप से कहती है, कल माँ जी को अकेले दिए बनाकर बेचने होंगे। माँ जी कैसे इतने सारे दिए बनाएंगी? मेरे हाथ खराब हैं, लेकिन
मैं अपने पैरों से दिए बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने पैरों से दिए बनाने की कोशिश करती है। शुरुआत के कुछ दिए तो बहुत खराब बनते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो अपने पैरों से दिए बनाना शुरू कर देती है। सुबह होने से पहले अंजू सारे दिए अपने पैरों से ही बना लेती है, जिसके बाद सुबह होने से पहले वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जब उर्मिला दिए बेचने के लिए निकलती है, उसे इतने सारे दिए देखकर हैरानी होती है। अरे बाप रे बाप, ये सारे दिए तो पहले से ही बने हुए। चलो ये तो अच्छी बात है, अब इन दियों को बाजार में बेच देती हूँ। ऐसा सोचकर उर्मिला वो सभी दिए बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उसके दिए खरीदता ही नहीं, जिसके बाद वो बेचारी मायूस होकर घर की तरफ लौट रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। अरे तुम इतने सारे दिए कहाँ लेकर जा रही हो? आज किसी ने भी मेरे कोई भी दिए नहीं खरीदे, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। सुनो, जाने से पहले मुझे सारे दिए बेच दो, मुझे सारे दिए खरीदने हैं। क्या सच में तुम ये सारे दिए खरीदना चाहती हो? हाँ जी हाँ, मैं सारे दिए खरीदना चाहती हूँ। बताओ मुझे इसके कितने पैसे देने होंगे? सुमित्रा उसे दिए देकर पैसे ले लेती है, जिसके बाद सुमित्रा सारे दिए लेकर वहां से चली जाती है और उर्मिला वापस अपने घर लौट आती है। अच्छा हुआ कि उस औरत ने सारे दिए खरीद लिए। अब मैं अपने बहू बेटे के लिए खाना बना सकती हूँ। उर्मिला घर पहुंचने के बाद खाना बनाने लगती है, जिसके बाद वो अपने बहू और बेटे के साथ खाना खाकर सो जाती है। सोने के बाद उर्मिला और अंजू को एक जैसा सपना आता है, जिसमें लक्ष्मी माता दोनों से कहती है, तुम दोनों ने इतने सारे दिए बनाकर लोगों को बेचा है और इतने संकट आने के बाद भी तुम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम दोनों सफल हो गए। आज के बाद तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी और तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों सास बहू नींद से जागती हैं, जिसके बाद उर्मिला उसे अपने सपने के बारे में बताती है। साक्षात लक्ष्मी माता ने हमें दर्शन दिए। हे माता रानी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तभी अंजू और उर्मिला को घर के अंदर कई सारे सोने के दिए दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखते ही वो हैरान रह जाती है। इतने सारे सोने के दिए, लेकिन इतने सारे सोने के दिए आखिर आए कहाँ से? लगता है ये लक्ष्मी माता की कृपा ही हम पर बरसी है। उस दिन के बाद से अंजू और उर्मिला की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो उन सोने के दियों को सुनार की दुकान पे बेचकर अपनी परेशानियों को दूर करते हैं और प्रवीण का इलाज करवा देते हैं। कुछ ही समय में अंजू के हाथ भी ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और कुछ ही दिन बाद दिवाली आ जाती है, जिस पर सास बहू और प्रवीण सभी एक साथ मिलकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सास बहू, आइए आइए, अपना मन और गला तरोताजा कीजिए। आइए आइए और ठंडी ठंडी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, कोका कोला पीजिए, बर्फ की चिल्ड पेप्सी पीजिए। 5 रुपए गिलास, 5 रुपए गिलास। अरे अंकल, जरा मुझे एक पेप्सी का गिलास बना कर देना। अभी देता हूँ, 1 मिनट। ये कहते ही चमन पेप्सी की एक बोतल को सोडा मशीन में लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए रखता है और गैस बनते ही उस बोतल को एक गिलास में पलट देता है और कहता है, ये लो आपकी ठंडी ठंडी पेप्सी तैयार। ये पीते ही रमन ठंडी आहें लेकर कहता है, अरे वाह अंकल, आपकी कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। इतने सस्ते दाम में आप पूरा बोतल वाली पेप्सी का टेस्ट देते हो। वही स्वाद, बस यही कि आपकी पेप्सी सस्ती है। शुक्रिया तुम्हारा, और पी लो, ज्यादा अच्छी लग रही है तो। ये तो बिल्कुल सही कहा अंकल। ऐसा करो, अब की बार मेरे लिए ऑरेंज वाली कोल्ड ड्रिंक बना दो। अभी बना देते हैं बेटा। ये कहते ही चमन उसके लिए ऑरेंज वाली सोडा डालकर कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर रमन को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह वाह अंकल, मजा ही आ गया। मैं तो कल से अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान पर लाऊंगा। कितने पैसे हुए आपके? हा 10 रुपए हुए बेटा, 2 गिलास के। ये लीजिए आपके पैसे। अरे भाई साहब, बड़ी गर्मी लग रही है, जरा 1 गिलास पेप्सी वाली कोल्ड ड्रिंक बनाना। अभी बनाता हूँ। उस औरत के लिए एक पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक बना देता है, जिसे पीकर औरत कहती है, अरे भैया, इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अमृत पान कर लिया हो। सच में भाई साहब, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। कम बजट, टेस्ट वही। अरे स्वाद तो लगेगी ही आपको। 5 सालों से मेरा बिजनेस जो चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। इसीलिए तो भाई साहब
हमेशा यहीं से पेप्सी पीती हूँ। ये लीजिए भाई साहब, आपके पैसे। ये कहते ही निधि चली जाती है। वहीं चमन दिन भर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचने के बाद अपना ठेला लिए घर चला आता है और कहता है, महिमा, महिमा, अरे महिमा देखो तो मैं आ गया हूँ। बहुत प्यास लग रही है, जल्दी से पानी लाओ। खड़े खड़े धूप में तो जान निकल जाती है मेरी। अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो सही, चमन आ गया है। पानी लिया उसके लिए। आई माँ जी, बस आ गई। कपड़े सुखाकर जा रही थी, बस हो गए हैं। चमन जी, पानी पीजिए। महिमा से पानी लेकर चमन अपनी प्यास बुझा लेता है और उसे पैसे देकर कहता है, ये लो महिमा, ये सारे पैसे तिजोरी में रख दो। पता है तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम आई हो हमारे घर में बरकत तुमसे ही बढ़ी है। ये तो है, मेरी बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती जो है। अब लो ये पैसे। शुक्रिया चमन जी, ये सिर्फ मेरी वजह से ही थोड़ी हुआ है। माँ जी इतनी अच्छी हैं, आप इतने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो घर में बरकत होना तो लाजमी था। हाँ हाँ चलो, ये भी अच्छा है। अब खाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलिए चलिए, आज मैंने आपकी पसंद के पालक पनीर और कड़ी चावल बनाए हैं। अरे वाह, आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगा। ये कहते ही सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और चमन खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है। तभी रमा कहती है, अरे बेटा, आराम आराम से खा, इतनी हबड़ हबड़ में खाना क्यों खा रहा है? अरे माँ खाने दो ना, बहुत भूख लग रही है। पता नहीं कल को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा भी पाऊँ या नहीं। चमन जी, आप पागल हैं क्या? ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं हमेशा आपको ये खाना खिलाऊंगी। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन चमन अपने कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से चमन के ठेले की ओर आता है। चमन हटने की कोशिश करता है, इतने में ट्रक वाला उसके ठेले समेत उसे उड़ा देता है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात जैसे ही महिमा और रमा को पता चलती है तो वो बेहद टूट जाते हैं। अपने पति की लाश पर रोते हुए महिमा कहती है, मैंने कहा था ना चमन जी, ऐसा मत बोलिए। क्यों कहा आपने? माँ जी, इनसे बोलो कि ये उठे। चुप हो जा बहू, रो मत। जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है। इसलिए शायद मेरा बेटा कल जी भर के खाना खा रहा था। भगवान भी यही चाहते थे। काकी, अब हमें चमन भाई का अंतिम संस्कार करना होगा। ये कहते ही पुष्पा चमन को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। महीना बीत जाता है। भगवान की दया से चमन अपने घर के लिए पैसे जोड़ कर गया था, पर तभी निधि और रमन उनके घर दस्तक देते हैं। हाँ जी, आपको क्या काम है बताइए। दीदी, क्या चमन भाई साहब का घर यही है? 1 महीने से कोल्ड ड्रिंक बेचने नहीं आ रहे हैं। क्या बात हो गई? हमें उनकी कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इसीलिए हम पता पूछते पूछते यहाँ तक आ गए। हाँ हाँ, मुझे भी अंकल की हाथ की बनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मैं हमेशा उनकी दुकान पर आता हूँ। माफ कीजिएगा, पर अब आप कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। अरे क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमसे कोई गलती हुई क्या? हम तो उनके डेली के कस्टमर हैं। बेटा, बात वो है कि मेरा बेटा 1 महीने पहले गुजर गया एक एक्सीडेंट में। क्या? मेरे लिए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छे थे। इतने सालों से उन्होंने बहुत मेहनत से अपना नाम कमाया था। अक्सर उनकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बाहर भीड़ लगी रहती थी, पर वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ आंटी, आप भी अंकल की तरह पेप्सी बनाकर बेचो ना। अरे बेटा, तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी। मैं अभी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप भाई साहब की पत्नी हैं। आपके हाथों में जरूर वो जादू होगा जो भाई साहब के कोल्ड ड्रिंक में था। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप जा सकते हैं, माफ कीजिए। ये कहकर महिमा दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन चमन के ग्राहक फिर उसके घर आते हैं और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तभी रमा कहती है, बेटा, भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है। जो लोग कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इतने पैसे तो हैं ही कि सोडा की दोबारा मशीन आ जाए और कोल्ड ड्रिंक का सामान भी। पर माँ जी, देख बेटा, 2-4 दिन बाद पैसे खत्म हो ही जाएंगे। उसके बाद हमें काम की जरूरत पड़ेगी
तो क्यों ना हम चमन के काम को ही आगे ले जाएं। ठीक है माँ जी, अगर आप चाहती हैं तो हम यही करेंगे। ये कहते ही सास बहू मिलकर कोल्ड ड्रिंक बनाने का सामान जुटाकर नया ठेला लेते हैं। अगले दिन से पेप्सी बनाकर उसी जगह बेचने लगते हैं। पेप्सी लीजिए पेप्सी, ठंडी ठंडी ताजा ताजा पेप्सी लीजिए पेप्सी। आइए आइए पेप्सी लीजिए, चमन स्पेशल कोल्ड ड्रिंक अब नए नाम से मार्केट में आ गई है, सास बहू कोल्ड ड्रिंक के नाम से। अपनी थकान मिटाइए और गटागट पीजिए। अरे लगता है ये उनकी पत्नी ही है, लगता है प्यासे को कोल्ड ड्रिंक का कुआं मिल गया। सास बहू को कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए देखकर निधि उनसे कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंच जाती है और पीकर कहती है, अरे वाह वाह बहन जी, आपने हमारी बात का मान रखा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ही ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बताऊं तो बिल्कुल भाई साहब जैसा ही स्वाद आ रहा है आपकी कोल्ड ड्रिंक में। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आप 6-7 बोतल कोल्ड ड्रिंक पैक कर दीजिए। शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए, बस इसी तरह अपना साथ बनाकर रखना। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक बनाकर देती हूँ। ये कहते ही महिमा एक के बाद एक सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक्स तैयार कर लेती है और निधि को दे देती है। ये लीजिए आपकी ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। आंटी, आपने दुकान खोली, जल्दी से मुझे पेप्सी बनाकर दे दीजिए। जरूर बेटा, अरे मुझे भी सिखाना ये सोडा मशीन कैसे चलती है। ज्यादा कुछ नहीं करना माँ जी, बस पेप्सी लेकर सोडा मशीन में लगाना है और पलट देना है। महिमा की बात सुनकर रमा सोडा मशीन में कोल्ड ड्रिंक बनाती है और बखूबी से बनाकर वो रमन को गिलास देती है। ये लो बेटा, और पीकर बताओ कि कैसी बनी है, तुम्हारे अंकल जैसी बनी या नहीं। आहा, अरे आंटी मजा आ गया, ठंडी ठंडी पेप्सी पीकर। अंकल से भी अच्छी बनाई है आपने तो, एक गिलास और दे दीजिए। जरूर बेटा। ये बोलकर महिमा उस बच्चे को एक और पेप्सी का गिलास देती है। इसके बाद लगातार ग्राहक आने लगते हैं और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करते हैं। तब सास बहू को फटाफट लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। पहले दिन सास बहू की कोल्ड ड्रिंक काफी पैसा कमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस चमन जितना चलने लगता है। हर गली शहर से लोग उसकी कोल्ड ड्रिंक को पीने आते हैं। वक्त के साथ वो बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब बड़ी दुकान करके उसे कांच की बोतलों में देती थी। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था और आज इतनी बड़ी दुकान कर ली है कि गिलास की जगह बोतलों में कोल्ड ड्रिंक देते हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। इस तरह सास बहू अब लोगों के घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को सप्लाई करते और अपने व्यापार को और बढ़ाते हैं और खुशी खुशी जीवन एक साथ व्यतीत करने लगते हैं। 2 बहुओं में गाय का बंटवारा। गौशाला में खूंटे से बंधी धन्नो जोर शोर से गुहार लगा रही होती है। अरे धन्नो, तेरा ही चारा बना रही थी, ले पेट भर खा। गाय का चारा खत्म करते ही सरोजा उसका दूध दोहकर डोलची में भरकर सभी के घर पहुंचाती है। सरोजा अपने 2 बेटे गोपाल और माधव के संग फतेहपुर गांव में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जो उसे प्रतिदिन खूब सारा दूध दिया करती थी। गांव के तमाम निवासी उसी से दूध खरीदा करते थे। गांव वालों के प्रति उनका व्यवहार बेहद मिलनसार था। दोनों भाई हर सवेरे अपने गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। अरे क्या बात है, आज भोर सबेर ही राम लखन धन्नो को चरावे जावत है। आगे बढ़ते ही उन्हें सरपंच नजर आता है, जिसे देख धन्नो गुहार लगाती हुई पगुराई करती उसे चाटने लगती है। हाँ धन्नो, ये ले, चूल्हे की पहली रोटी तुम्हारी खातिर। एक सांझ सरपंच दोनों भाइयों का उल्हाना लिए सरोजा के घर आता है। अरे सरोजा भौजाई, सुनती हो, कहाँ हो? अरे भाई साहब, आप सब कुशल मंगल तो है? आपके ये दोनों अनमोल रतन दिन भर गांव की जमीन रौंदते रहते हैं। अब इनके पैरों में बेड़ियां डालो, तभी इनके पांव घर में टिकेंगे। आपकी नजर में कोई संस्कारी सुशील लड़की हो तो बताइए, जो मेरे इन सपूतों के साथ मेरी गाय धन्नो का भी भली भांति देख रेख करे। अगर कोई गुड़ी लड़की मिले तो चटमंगनी पटव्याह रचा दूं। सरपंच कायरा और मधुरिमा नाम की 2 अलग मिजाज की लड़कियों का रिश्ता बताकर कहता है। अरे जिनके नयन नक्श इतने मनमोहक और रूप में इतना निखार है, उनका व्यवहार कितना मिलनसार होगा ना भौजाई। सरोजा हामी भरकर बड़े ही धूमधाम के संग अपने बेटों की शादी कराकर 2 बहू घर लाती है। आज से तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। बहू होने के नाते आज से इस घर बार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है।
तुम्हें ना सिर्फ मेरे बेटे बल्कि मेरी गाय की भली तरह देख रेख करनी होगी, क्योंकि मेरा घर उसी के आसरे टिका हुआ है। दोनों बहुएं तड़के भोर उठकर गौशाला में आती, जहाँ चारों ओर मक्खियां भिनभिनाता देख कायरा नाक सिकोड़कर कहती है, ई ची, उफ, ये गोबर की बदबू, मेरा तो सर चकरा रहा है, ये मुझसे ना होगा। गौशाला की सफाई मैं कर देती हूँ, तुम जाकर घर साफ करो। दोनों अपने अपने हिस्से का काम निपटा कर साथ मिलकर रसोई तैयार करती हैं। तभी कियारा टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये देख मधुरिमा चितकबरा सा मुंह बनाकर बोलती है, इस जैसी चंट लुगाई तो मैंने आज तक नहीं देखी। देखो कैसे मजे से टेबल पर पसर गई है। अरे बड़ी बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही है? खाना परोस और फिर धन्नो को भी चारा डाल दे। जी सासू माँ। मधुरिमा मन ही मन अपनी देवरानी से कुड़ते हुए बेमन से खाना परोसकर पैर पटकते हुए गौशाला में चल देती है। अरे इस गाय की गोबर चारा करने की अकेले जिम्मेदारी मुझे ही क्यों? इसके दूध से बना मक्खन मलाई तो सभी हजम करते हैं और मेहनत मैं अकेले करूं। जहां दिन भर मधुरिमा काम में लगी रहती, वहीं कियारा सिर्फ बिछौने पर पसरी रहती। गुजरते दिनों के साथ दोनों में कामों को लेकर मनमुटाव की बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक सवेरे गुस्से में बौखलाई मधुरिमा बर्फीली पानी का जग कियारा के मुंह पर उड़ेल कर कहती है, पलंग तोड़ने की परंपरा यहीं समाप्त हुई। जाओ और जाकर धन्नो का गोबर चारा करो, समझी? क्या मैं और जानवर की पोटी साफ करूं? ये जमादारों वाले काम ना तुम पर ही जचते हैं। गुस्से में बौखलाकर मधुरिमा उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, देवरानी जी, जरा अपने बोल बच्चन में तहजीब लेकर आओ। जेठानी के आगे इतना बड़बोली बनना अच्छा नहीं है। जेठानी हो तो क्या सर पर चढ़कर तांडव करोगी? दोनों में गाय को लेकर तंगड़ी भिड़ंत छिड़ने के संग वो चूहे बिल्ली की तरह झगड़ने लगती हैं। शोरगुल सुनकर सभी वहाँ दौड़े चले आते हैं। अरे मंद बुद्धियों, थम जाओ, ये मेरा घर है, महाभारत का मैदान नहीं जो मार काट करने पर तुली हो। सासू माँ, आप बीच में मत पड़िए, आज मैं जेठानी जी को निपटा ही डालूंगी। हाथ तो लगा कर दिखा, ऐसे झन्नाटेदार कंटाप लगाऊंगी कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ना जाने पिछले जन्म कौन से बुरे कर्म किए थे जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसी झगड़ालू बहू मर दी। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मैं लक्ष्मी नहीं बल्कि बहू के रूप में सूर्पणखा उठाकर ला रही हूँ, तो मैं तुम जैसी लुगाइयों के पल्ले अपने बेटे को कभी ना बांधती। बस बहुत हो गया, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। आज ही हो जाए बंटवारा। रोज रोज के कलेश से एक बार का बंटवारा भला, सभी चैन से जी तो सकेंगे। घर बार का बंटवारा न चाहते हुए भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गोपाल माधव सरपंच को खबर करते हैं। क्या बात है सरोजा भौजाई, आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, मेरी बहुओं को इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या? अरे बावली हो गई हो तुम दोनों। जिस घर की एकजुटता की मिसाल पूरा गांव देता है, तुम इस आंगन के 2 टुकड़े चाहती हो? अगर आपसे ये बंटवारा करना मुमकिन नहीं तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे गांव के सामने घर के सभी साज सामान के 2 हिस्से हो जाते हैं। तभी मधुरिमा कहती है, मैंने दिन रात धन्नो की सेवा में बिताया है, इसे मेरे हवाले करो, इसका बंटवारा करो। अरे लोबियो, एक ईंट के भी 2 टुकड़े कर डाले तुमने। इस गौ माता के बंटवारा की बात तो अपनी जुबान पर मत लाओ। गाय के बंटवारे की बात छेड़ते ही कियारा मन बदल कर कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये गाय चाहिए बस। एक दिन भी धन्नो का गोबर चारा तो कर ना सकी। धन्नो की देखभाल मैंने की है, ये दुधारू गाय तो मेरे ही हक में आएगी। दोनों के बीच गाय के बंटवारे को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी माधव कहता है, अब ये गौ माता ही इस बंटवारे को टाल सकती है। इस गाय का बंटवारा एक ही शर्त पर होगा। अगले 1 महीने तक तुम दोनों में से जो भी इस गाय की भली तरह से देखभाल करेगा, ये गाय उसकी होगी। दोनों बहुएं अगली भोर गौशाला में हाजिर होती हैं, जहां गोपाल कहता है, कियारा, तुम्हें आज धन्नो का गोबर उठाकर पूरे गौशाला को अच्छे से चमकाना है। ये किस दलदल में फंस गई? अगर मना किया तो ये चट जेठानी दूध का भंडार देने वाली गाय को मुझसे छीन लेगी। अरे किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं करूँगी। कियारा मुंह सड़ाकर गोबर साफ करती थी। तभी गाय पूंछ उठाकर दोबारा से गोबर करती हुई मिमियाती है, अरे ये जानवर ही की दुश्मन फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। शर्त के मुताबिक शाम होते ही मधुरिमा बाल्टी लेकर गौशाला में आती है। आज से पहले कभी दूध तो निकाला नहीं, लेकिन कल को जब तू मेरे हिस्से आएगी तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। मधुरिमा गाय को सहलाकर जैसे ही उसके थन को हाथ लगाती है, गाय सींग उठाकर उसे जोरदार दुलत्ती मारती है। आई माँ, अरे तू गाय है की कसाई, एहसान फरामोश, तुझे चारा खिलाया, तेरा बदबूदार गोबर उठाया और तूने मुझे ही सूट डाला। दोनों के लाख कोशिश के बाद भी गाय न उनके हाथों चारा खाती, न उन्हें अपना दूध निकालने देती, जिसे देख दोनों अंत में हार मानकर कहती हैं, मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी गाय नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा और तुम हार गई।
अरे जानवर ना बड़े भोले होते हैं, लेकिन वो बुरी मनसा को एक झटके से भाप जाते हैं। अरे जब एक बेजुबान जानवर तुम्हारे बीच के अलगाव को महसूस कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। परिवार एक घने पेड़ के जैसा होता है जिसकी डालियां परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर उनमें फूट की लहर उठने लगी तो वो डालियां टूट जाती हैं। पतियों की फटकार दोनों लालची बहुओं को अपने किए पर बेहद पछतावा का एहसास दिलाती है। अब मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। लालच में आकर मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने घर बार यहाँ तक कि गौ माता के बंटवारे की बात अपने मन के भीतर आने दी। जो हुआ उसे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह दोनों बहुओं के बीच एक मत स्थापित होता है, जिसके बाद सभी बिना किसी कलेश के हंसी खुशी रहने लगती हैं। जादुई सोने की गाय की दुनिया। पति के आकस्मिक मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ चुकी थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाती थी, पर अचानक उसकी गाय बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और दूध देना भी बंद कर दिया, जिसे देखकर सुनीता रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, और कितने दुख दर्द देगा। भरी जवानी में तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब ये गाय मेरा आखिरी सहारा है। इसने भी दूध देना बंद कर दिया। गाय की बिगड़ी सेहत में सुधार लाने के लिए सुनीता बचे हुए आखिरी पैसे पशु चिकित्सक के यहाँ झोंक दिया, जिसके बाद उसके घर में घनघोर गरीबी का प्रकोप छा गया और खाने के भी लाले पड़ गए। सुनीता के बच्चे भूख से तड़प कर कहते हैं, माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख से पेट में भी दर्द हो रहा है। बच्चों को भूख से छटपटाते देखकर सुनीता की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आता है और वो कहती है, तुम दोनों इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। उनकी भूख मिटाने के लिए सुनीता काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है और निराश होकर एक सुनसान सड़क किनारे से चलते हुए कहती है, अब मैं अपने भूखे बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगी। सुनीता ये कह रही थी कि सड़क के अंदर पड़ने वाले घने जंगल से जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही सुनकर वो कहती है, ये तो किसी गाय की गुहार लगती है। लगता है जंगल में कोई गाय गड्ढे में गिर गई है। सुनीता दौड़कर जंगल में जाती है, जहाँ उसकी नजर एक सोने की चमचमाती गाय पर पड़ती है जो जाले में बुरी तरह से जकड़ी होती है। सुनीता कहती है, हे नंद लाला, ये तो कोई जादुई गौ माता लगती है। किस कसाई ने इसको इतनी बेरहमी से जाले में टांग दिया है। मेरी मदद करो, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ। एक कसाई ने मेरे लिए ये जाल बिछा कर रखा था ताकि मैं इसमें फंस जाऊं। वो अपने साथियों को लेने गया हुआ है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया में रह जाऊं, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। सुनीता पास पड़े एक नुकीले पत्थर से जाल को काटकर गाय को बाहर निकालने में सफल हो जाती है और जादुई गाय कहती है, मेरा नाम गोमती है। मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। उस कसाई ने मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए मुझे इस जाल में जकड़ा था। तुमने मेरी सहायता की, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मेरे साथ। जादुई गाय उसे एक दरवाजे के अंदर लेकर घुस जाती है, जहाँ चारों तरफ सोने की खूब सारी गाय थी, जिसमें से कोई सोने की घास चर रही होती है तो कोई सोने का गोबर दे रही होती है तो कोई सोने का दूध। ये देखकर वो कहती है, अरे ये तो जादुई सोने की गाय की दुनिया लग रही है, जहाँ चारों तरफ सोना ही सोना है। राधा, धन्नो, जरा यहाँ तो आना। गोमती, कहाँ रह गई थी तुम? ये स्त्री कौन है जिसे तुम हमारी दुनिया में ले आई हो? मेरा जीवन इसकी देन है। पृथ्वी लोक पर कुछ कसाई शिकारियों ने मुझे जाल में कैद कर लिया था। इसी ने वक्त रहते मेरी जान बचा ली। शुक्रिया, तुमने हमारी सखी की जान बचा ली। ये जादुई सोने की गाय इंसानों की भी भाषा बोल सकते हैं। कहो, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरे घर की आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। मेरे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। जादुई सुनहरी गाय राधा सोने की बाल्टी प्रकट करती है तो वहीं धन्नो गाय सोने की टोकरी प्रकट करते हुए कहती है, जैसे ही ये सोने की बाल्टी तुम मेरे थन के नीचे लगाओगे, उसमें से सोने की दूध की धारा निकलेगी। ये सोने की टोकरी तुम मेरे पीछे लगा दो,
मैं तुम्हें सोने का गोबर देती हूँ, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ। तीनों जादुई गाय उसे सोने का दूध, गोबर और सिक्के देकर जरूरत से कहीं ज्यादा धन देती हैं और गोमती गाय कहती है, इससे न सिर्फ तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी, बल्कि तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगर भविष्य में तुम्हें फिर से हमारी आवश्यकता पड़े तो इस जादुई सोने की गाय की दुनिया के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गायों से मिले सोने को इकट्ठा करके सुनीता उनकी दुनिया से बाहर निकलकर शाम के अंधेरे में अपने घर आती है, जहां उसके बच्चे सो चुके थे, और वो एक सोने के सिक्के को सुनार के यहाँ बेचकर मिले हुए पैसों से खाना खरीदकर घर आकर कहती है, राजू, गुड़िया, उठो, देखो मैं खाना ले आई हूँ। माँ तुम आ गई? माँ, अपने हाथों से खिला दो। अच्छा ठीक है। खाना खाने के बाद उसके बच्चे कहते हैं, बस माँ, पेट भर गया। माँ अब जोरों की नींद आ रही है। फिर सुनीता बच्चों को गोद में सुलाकर थपकियां लगाती हुई खुद से कहती है, ये उन जादुई सोने की गाय के सोने की बदौलत है जो आज मेरे बच्चे भोजन से तृप्त होकर चैन की नींद सो रहे हैं। कल मैं बचे हुए सारे सोने को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगी और अपनी गाय का इलाज भी कराऊंगी एक बड़े पशु चिकित्सक से। अगले दिन सुनीता अपने बच्चों के जागने से पहले सोने के गोबर, सिक्के और दूध को सुनार के यहाँ बेच आती है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत मिलती है। उससे वो एक आलीशान घर खरीदकर अपनी गाय और बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगती है। एक दिन उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ हम तो इतने गरीब थे, फिर इतना बड़ा घर आपको कहाँ से मिला? हाँ माँ, बताओ ना, क्या आपको ये सब जादुई जिन ने दिया? मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी परी लोग की परी ने दिया है। हमको भी वहाँ घुमाने ले चलो ना माँ। उनके जिद करने पर सुनीता उनकी खुशी को पूरा करने के लिए जंगल के अंतिम छोर से जादुई दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है और गाय के जादुई सोने की दुनिया को देखकर उसके बच्चे कहते हैं, अरे ये कैसी मायावी नगरी है जहाँ सोने की अनेकों चमचमाती गाय हैं। राजू, मुझे तो ये सोने की गाय की जादुई दुनिया लग रही है। ये तो जिन्न के जादू से भी बड़ा है। तभी वहाँ की सभी गायों की नजर जैसी उन पर पड़ती है, सभी झुंड बनाकर उनके पास आकर कहती हैं, अरे सुनीता, तुम आ गई? ये तो हमारी तरह ही बोल सकती है। माँ ये गाय बोल सकती हैं तो हमारी लाली इनकी तरह अपनी बातें बोलकर क्यों नहीं समझाती? वो सिर्फ गुहार क्यों लगाती है? क्योंकि बच्चों, वो एक साधारण गाय है और हम जादुई सोने की गाय हैं। आओ, हम तुम्हें अपनी दुनिया का हर एक कोना दिखाते हैं। जादुई सुनहरी गाय उनको अपने ऊपर सवार करके पूरा गौलोक दिखाती है और कहती है, कैसी लगे तुम नन्हे शहजादों को हमारी दुनिया? आपकी दुनिया तो स्वर्ग जितनी सुंदर है। आपकी इस जादुई दुनिया में घूमकर मजा आ गया। चलो बच्चों, अब हमें इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। फिर सुनीता अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आने लगती है। तब सोने की जादुई गाय कहती है, रुको सुनीता, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। जादुई गाय फिर से उसे सोने का गोबर, सोने के सिक्के, सोने का दूध देकर अपनी दुनिया से विदा करती हुई बोलती है, इनका सदुपयोग करके तुम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देना, क्योंकि इसके बाद तुम इस गोलोक दुनिया के द्वार में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाओगे। उनसे मिले धन को लेकर सुनीता बच्चों के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताने लगती है और अब उसकी बीमार गाय भी मरियल से एकदम सही होकर पहले की तरह दूध देने लगती है। 3 जादुई सोने के बाल वाली रानियां। मगध साम्राज्य के राजा थे भूपति नरेश, जिनकी 3 रानियां थीं, पद्मिनी, कलावती और इंद्रावती। उन तीनों की खासियत ये थी कि उनके बाल जादुई सोने के बाल थे। राजा तीनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। तीनों रानी कक्ष में बैठी बातें करते हुए कहती हैं, ईश्वर हम रानियों पर कितना मेहरबान है ना। हम तीनों बहनें भी हैं और सोने के जादुई बाल वाली रानियां भी। तभी तो राजा हमें इस महल से बाहर कदम नहीं रखने देते, क्योंकि हम रानियों को सोने के जादुई बाल का वरदान प्राप्त है। तीनों रानियां ये कह ही रही थी कि उनके पति यानी कि राजा नरेश प्रवेश करते हुए कहते हैं, हमारी तीनों रानियों में क्या वार्तालाप हो रही है? जरा हम भी तो सुने। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम।
राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। राजा नरेश को उनकी पत्नियों का सादर प्रणाम। हम आप तीनों रानियों के बाहर जाने से इसलिए भयभीत होते हैं कि कहीं आपके जादुई सोने के बाल आपके लिए खतरा साबित न हो जाएं। राजा नरेश ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की बागडोर को बखूबी संभाल रखा था, जिस कारण उनकी प्रजा उनसे काफी प्रसन्न थी। पर कुछ ही वर्षों में समय का ऐसा चक्र घूमा कि पूरे साम्राज्य में अकाल की स्थिति आ चुकी थी, जिस कारण वहाँ की प्रजा राजा से कहती है, महाराज को उनकी प्रजा का सादर प्रणाम। महाराज, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी घरों की स्थिति कंगाली में बदल गई है। हमारे पास अब जरा भी धन नहीं। अब हम अपनी आर्थिक जरूरत कैसे पूरी करें? प्रजा की देखरेख करना एक राजा का कर्तव्य होता है, पर महाराज आप तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। ऐसे तो आपकी प्रजा भूखा मर जाएगी। जिस प्रजा को वर्षों से अपने राजा पर आंख बंद करके भरोसा था, आज मेरी वही प्रजा मुझसे सवाल कर रही है। राजा, आप हमारी समस्या पर ध्यान केंद्रित कीजिए। राजकोष एकदम खाली हो चुका है। आप सभी ही बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता करूं? आप जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हैं या आप स्वयं ही हमारी मौत का कारण बनना चाहते हैं? क्या तात्पर्य है आप सभी का? मुद्दा एकदम साफ है। आपकी तीनों रानियों के जादुई सोने के बाल हैं। आप उनके जरिए राजकोष भी भर सकते हैं और हमारे खाते भी। ये बोलकर सभी प्रजा राजा के महल से चली जाती है और राजा निराश होकर अपनी तीनों रानियों के पास आते हैं। उन्हें चिंता में देखकर तीनों रानियां कहती हैं, क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? मेरी प्रजा बिखरती जा रही है। मुझे आप तीनों रानियों की सहायता की जरूरत है। महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं और हम तीनों ही जादुई सोने के बालों वाली रानियां हैं। एक राजा की रानी होने के नाते प्रजा की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जादुई सोने के बालों वाली रानियां अपने बालों को आदेश देते हुए कहती हैं, हमारे जादुई सोने के केश, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। जल्दी से अपना जादू दिखाना शुरू करो और हमें सोने के सिक्के दो। तीनों रानियों के कहते ही उनके जादुई सोने के बाल एकदम से लंबे हो जाते हैं, जिसमें से इंद्रावती के बालों से सोने के सिक्के, कलावती के बालों से सोने के जेवर और पद्मिनी के बालों से सोने के टुकड़े बरसने लगते हैं और रानियां कहती हैं, महाराज, इन्हें जरूरतमंद प्रजा को देकर अपना बोझ दूर कीजिए। शायद इसी दिन के लिए हमारे जादुई बाल हमें प्राप्त हुए थे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे जादुई सोने के बाल वाली 3 रानियों का पति होने का हक ठहराया। रानियों के सोने के बालों से निकले सोने के लगे ढेर को राजा अपने सेनापतियों की सहायता से ले जाकर सारी प्रजा में बांट देता है, जिससे उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और जब कभी भी राजा को अपनी प्रजा की मदद करनी होती तो वो अपने सोने की बालों वाली रानियों के बालों से सोने की मांग करके प्रजा की जरूरत पूरी किया करते। एक रोज राजा अपनी रानियों से कहते हैं, हमारी तीनों प्रिय रानियों, आज शाम आप लोग अच्छे से सज धज जाइएगा। महाराज, आज शाम को कोई खास महोत्सव है क्या? आज हमारा एक बेहद ही पुराना मित्र हमारी तीनों रानियों से भेंट करने आने वाला है। कहीं वो भी हम तीनों रानियों के सोने के बालों को देखकर आपसे ईर्ष्या न करने लगे। तीनों रानियां आकर्षक वस्त्र पहनकर तैयार हो जाती हैं और चांदी की कंघी से अपने सोने के बालों को संवारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नरेंद्र उनके घर आता है और राजा उससे अपनी जादुई रानियों का परिचय कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र, ये है मेरी तीनों रानियां, कलावती, इंद्रावती और पद्मिनी। ये कैसी जादुई रानियां हैं जिनके बाल खरे सोने के जैसे चमक रहे हैं? सोना नहीं चमकेगा तो क्या मिट्टी चमकेगी? हम तीनों के ये बाल सोने के ही हैं। काश ये तीनों सोने की जादुई बाल वाली मेरी रानियां होती तो मैं इस नरेश की किस्मत से भी प्रबल हो जाता। नरेंद्र, चलिए भोजन करने का वक्त हो गया है। खाने की मेज पर बैठा नरेंद्र के लालची आंखें उन तीनों रानियों के सोने के बालों को ही लगातार निहार रही थी। तभी अचानक वो कहता है, वैसे आपके ये बाल जादू करना भी जानते हैं क्या? आप तीनों के सुनहरे बाल हैं कैसे? क्योंकि हम तीनों रानियां सगी बहनें हैं। हमें बचपन से ही सोने के जादुई बाल का ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे सोने के ये बाल सोने के सिक्के, जेवर और सोने के टुकड़े भी बरसाती हैं।
अगर कोई हम रानियों के सोने के बालों को काट कर रख ले तो वो भी धनवान हो जाएगा। ये सुनकर नरेंद्र के मन में लालच की भावना और भी प्रबल हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा है जो इन तीनों बेअकल जादुई सोने की बाल वाली रानियों ने अपना भेद मेरे सामने खोल दिया। अब मैं इनके बालों से इनसे भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। नरेंद्र अधिक अमीरी की लालसा में अपने भाड़े के टट्टू को रात के अंधेरे में रानियों के बाल काटने को भेजता है और वो तीनों खिड़की के रास्ते पहुंचकर कहते हैं, कालू, बबलू, इससे पहले कि इन तीन रानियों की नींद खुले जल्दी से इनके सुनहरे बाल को काट लो। दीनू, इन रानियों के जादुई बालों से हम खुद भी तो अमीर हो सकते हैं। इनके सोने के बालों को देखकर तो मुझे लालच आ रहा है। ये कहकर कालू कलावती रानी के बालों को काटने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके बाल काटने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो कहता है, ये रानी के बाल हैं या जानवर के खाल? कब से काट रहा हूँ, एक भी बाल हाथ में नहीं आया। फिर दीनू कोशिश करके कहता है, तेरे बस की बात नहीं है, मैं करता हूँ। दीनू इंद्रावती रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सोने के जादुई बाल दीनू को लपेटकर महल के कमरे में खूब पटकते हैं और वो घायल होकर कराह कर कहता है, अरे ये सोने के बाल हैं या बवाल? कितना जबरदस्त धोया है। 206 हड्डियों को कहीं दुगना न कर दे। अरे भैया मैं तो चला। फिर बबलू कोशिश करके कहता है, कैसे मर्द हो तुम, एक रानी के बाल नहीं काट पाए, मैं काट कर दिखाता हूँ। बबलू पद्मिनी रानी के बालों को काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पद्मिनी रानी के बाल उसे खिड़की से नीचे पटक देती हैं और तीनों रानियां नींद से उठकर कहती हैं, तुमने क्या सोचा कि हमारे बालों को काट के ले जाओगे और हमें स्मरण भी ना होगा? हम रानियों के जादुई सोने के बाल गरीब जरूरतमंदों के लिए हैं, लोभियों के लिए नहीं। और जो भी कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। जरूरत से ज्यादा लालच करना इंसान के लिए घातक साबित होता है, जो हमें इस कहानी में देखने को मिला।